ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में नेतृत्व। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र समाज कार्य की समेकित विधियां पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में नेतृत्व। प्रिय छात्रों, सामुदायिक संगठन प्रत्येक समाज कार्य की एक प्रक्रिया के रूप में हम पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं और हमारा प्रयास ये रहा है कि सामुदायिक संगठन की जो बड़ी लंबी प्रक्रिया है उसके अलग अलग पहलुओं को लेकर के विश्लेषण के पश्चात उनको समझने का प्रयास करें। सामुदायिक प्रक्रिया के कई पहलू हैं, कई घटक हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो है लीडरशिप का या नेतृत्व। यानी आज की हमारी जो वार्ता होगी, जो हमारी चर्चा होगी, वह होगी सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में नेतृत्व का क्या महत्व है, नेतृत्व की क्या भूमिका है। आइए इस पर विचार करें। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोफेसर रॉस की परिभाषा के हिसाब से सामुदायिक संगठन क्या है? एडजस्टमेंट, समायोजन। किसके बीच में? किसी भी समुदाय की जो समाज कल्याण संबंधी आवश्यकताएं हैं उनके तथा समुदाय में उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके बीच में, अर्थात एक तरफ ज़रूरत और दूसरी तरफ उसकी पूर्ति के साधन, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना और उसके माध्यम से समुदाय में एकता की भावना, सौहार्द और टीम स्पिरिट, इसका विकास करना, यही सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का उद्देश्य है। लेकिन ये स्पष्ट आपको कर दें हम कि ये जो समन्वय का कार्य है ये बिना नेता के संभव है ही नहीं। कार्यकर्ता तो अपनी भूमिका कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो स्थानीय नेता है उसके सहयोग के बिना, उसके सहायता के बिना यह कार्य समन्वय का हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आइए देखें हम कि नेतृत्व है क्या चीज़। आप लोगों ने एक बहुत बड़े शायर इकबाल साहब का नाम सुना होगा। उन्होंने एक जगह बहुत अच्छा मौजू एक शेर कहा है कि टीम का लीडर कौन हो या लीडरशिप कैसी हो। उन्होंने फरमाया, नज़रें बुलंद, अर्थात टीम का जो नेता है उसकी जो दृष्टि है, नज़रें बुलंद हों, साफ हों और दूर तक देखने वाली हों। सुखन दिल नवाज, सुखन कहते हैं वाणी को, तो उसकी जो बोली है वो मीठी होनी चाहिए नेता की। आगे फरमाते हैं, जान पुरसोज, अर्थात सबके लिए सद्भाव, सबके लिए प्यार, सबके लिए आत्मीयता। तो शेर की पहली पंक्ति हुई, नजरें बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, और दूसरी पंक्ति में शेर की फरमाते हैं, यही है रक्त सफ़र मीर ए कारवां के लिए, अर्थात कारवां का जो मीर है, जो नेता है, उसके सफ़र का यही सामान है, तभी वो एक अच्छा नेतृत्व दे सकता है। अर्थात दूरदृष्टि, साफ दृष्टि, मीठी बोली और सबके लिए सम्मान की, प्रेम की भावना। तो ये तो शायर का सोच है। लेकिन अब हम ये देखें कि इस विषय के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी में इसकी एक अच्छी परिभाषा उपलब्ध है। व्हाट इज़ लीडरशिप, नेतृत्व क्या चीज़ है। उन्होंने कहा, नेतृत्व एक प्रक्रिया है
एक प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया? जिसमें किसी व्यक्ति का अनुगमन, मैंने उसके पीछे चलना, समूह की रुचि या हित वाले क्षेत्र में उसकी वास्तविक या कल्पित क्षमता या शक्ति के कारण किया जाता है। अर्थात नेतृत्व एक प्रक्रिया है, ये तो स्पष्ट हो गया। दूसरी बात भी स्पष्ट हो गई कि किसी एक व्यक्ति के पीछे जो कि नेता होता है, दूसरे लोग चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि जिस क्षेत्र में उन्हें काम करना है, जिस क्षेत्र में उन लोगों को कोई उपलब्धियां हासिल करना है, उस क्षेत्र के संदर्भ में उस आगे चलने वाले व्यक्ति में विशेष कुछ ताकतें हैं या शक्ति है, इसलिए हमको उसके पीछे चलने में लाभ होगा। ये नेतृत्व की प्रक्रिया। और ये कहना भी आवश्यक है कि ऐसा करते करते समूह के जो सदस्य हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उनके व्यवहार में भी अपने नेता के हिसाब से परिवर्तन आने लगता है। इसके एक बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने दो हैं। एक सिरे पर हैं महात्मा गांधी जैसा घोर प्रजातांत्रिक और अहिंसात्मक नेता, और दूसरे सिरे पर हिटलर जैसा तानाशाह, जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने का प्रयास किया। एक उत्तरी ध्रुव तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव, लेकिन नेता दोनों थे और दोनों के लाखों की संख्या में अनुयायी भी थे। तो पहले तो ये देखें कि महात्मा गांधी के पीछे लोग क्यों चले? क्योंकि उनको विश्वास था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमको आज़ादी प्राप्त हो सकती है। और नेतृत्व करते करते, उसका अनुगमन करते करते उनके अनुयायियों में इतना परिवर्तन आ गया व्यवहार में, उनके आचरण में, उनके रहन सहन में, कि जो लोग जेल के नाम से डरते थे वो जेल जाने लगे। गांधी ने कहा खादी पहनो, खादी पहनना शुरू कर दिया। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, उसका बहिष्कार कर दिया। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। अर्थात उनके व्यवहार पर गांधी का असर भारत में लगभग 30-35 साल तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। और दूसरी तरफ हिटलर था, जर्मनी का तानाशाह, लेकिन उसका भी नब्ज पर हाथ था अपने जर्मनी की जनता के। ये आपको शायद ज्ञात होगा कि पहले महायुद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई थी और जो जीते हुए राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी के ऊपर बहुत सी अपमानजनक शर्तें लाद दी थी और जर्मन जनता एक तरह से उनके पीछे, उनके नीचे पिस रही थी। ऐसे वक्त पर हिटलर का उदय हुआ। उसने जर्मनी के स्वाभिमान को फिर से जगाने की कोशिश की और उसने बताया लोगों को कि जर्मनी की जो दुर्दशा है वो यहूदियों के कारण ही है। यहूदियों के बारे में उसने एक नफरत का आंदोलन चलाया, लाखों लोगों को गैस चैम्बर में झोंक दिया, उनके प्राण ले लिए और पूरी दुनिया को दूसरे महायुद्ध की ज्वाला में झोंक दिया उसने। लेकिन इन दोनों में जो कॉमन था, जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया, इन दोनों के हाथ में जनता की नब्ज थी और इन दोनों के बारे में जनता का विश्वास था कि जो चीज़ हम चाहते हैं, अर्थात भारत की आज़ादी या जर्मनी का स्वाभिमान, वो हमको क्रमशः गांधी और हिटलर के पीछे चलने से मिल सकता है। तो ये नेतृत्व की ये खूबी है कि एक व्यक्ति के पीछे कई व्यक्ति हो लेते हैं, इस विश्वास के साथ में कि इसका अनुकरण करने से हमको अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देखें कि सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में नेतृत्व का क्या स्थान या क्या महत्व है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ भ्रम दूर कर लें। पहला भ्रम तो आमतौर पर ये होता है कि कार्यकर्ता जो है एक प्रकार का नेता है। नेतृत्व गुण उसमें होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन वह संगठन करता है, गांव का या शहर का नेता नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ही इज़ नॉट ए किंग बट ही इज़ ए किंग मेकर। अर्थात वो खुद नेता नहीं है समुदाय का, लेकिन नेतृत्व के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि नेता जो होता है गांव का या शहर का, वो उसी गांव या शहर का निवासी होता है, जबकि सामुदायिक कार्यकर्ता बाहरी व्यक्ति है, किसी अभिकरण या एनजीओ का वेतनभोगी कर्मचारी है
उसका काम नेतृत्व करना नहीं है, उसका काम नेतृत्व को आगे लाने में मदद करना है। तीसरी बात, तीसरा भ्रम कि कार्यकर्ता को नेतृत्व ऐसा विकसित करना चाहिए, कार्यकर्ता को हमेशा उस समुदाय में नहीं रहना। ये भ्रम भी हम दूर कर लें कि पूरी ज़िंदगी उसको एक समुदाय में बिताना आवश्यक नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि कार्यकर्ता समुदाय में नेतृत्व को पहचाने, उसको उभारे, उसको पुष्ट करे, उसको विकसित करे और ऐसा प्रोत्साहन और प्रशिक्षण दे उसको कि कार्यकर्ता के उस समुदाय से चले जाने के बाद भी उसी तरह काम चलता रहे जैसा कार्यकर्ता की उपस्थिति में होता रहा है। एक और बात, ये भी ज़रूरी नहीं है कि समुदाय में नेता एक ही हो, नेता एक से अधिक भी हो सकते हैं और ये निर्भर करता है कि वो समुदाय किस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है। उदाहरण के लिए गांव में एक भजन मंडली है और एक वॉलीबॉल टीम भी है युवाओं का, दोनों के अपने अपने नेता हैं। भजन मंडली में जो सबसे अच्छा गायक है, जिसके पास में सबसे अच्छे भजनों का संग्रह है, वो उस भजन मंडली का नेता होगा, वो वॉलीबॉल टीम का कैप्टन नहीं हो सकता। उसी तरह से गांव के वॉलीबॉल टीम का जो कैप्टन है वो भजन मंडली का मुख्य गायक नहीं हो सकता। तो दोनों क्षेत्र अलग अलग हैं और ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों के नेता हैं। इस बात को भी कार्यकर्ता को मद्देनज़र रखना होगा और एक सावधानी रखना है उसको। आमतौर पर ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है कि नेतृत्व की जब एक ही कुर्सी होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए कई लोग इच्छुक होते हैं और अपने अपने प्रयास करते हैं। कई बार इस प्रयासों के कारण से आपस में संघर्ष पैदा हो जाता है। संघर्ष भी बुरा नहीं है अगर वो स्वस्थ संघर्ष हो। तो कार्यकर्ता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ प्रतियोगिता हो नेतृत्व के लिए, और जो भी संघर्ष अगर है तो उसका गांव के या समुदाय के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये सावधानी रखना कार्यकर्ता का मुख्य कर्तव्य होगा। तो ये तो होगी सावधानियों की बात जो कि कार्यकर्ता को रखना चाहिए समुदाय में नेतृत्व के संदर्भ में। अब आइए देखें कि समुदाय में हमको कितने प्रकार के नेतृत्व देखने को मिल सकते हैं। विशेषज्ञों ने इसके कई प्रकार के विभाजन किए हुए हैं। उदाहरण के लिए औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। दूसरा विभाजन है प्रजातांत्रिक और तानाशाह, डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप। और तीसरा है स्वतंत्र और अनुगामी। औपचारिक नेतृत्व वो है जिसके लिए लोग किसी व्यक्ति विशेष को चुनते हैं या उसको नामांकन करते हैं। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत का सरपंच या किसी गांव के स्कूल का शिक्षक, उसको भी लोग औपचारिक ही मानते हैं क्योंकि वो लोग उससे सलाह मशवरा के लिए जाते हैं। या अगर कहीं पर कोई चर्च है, उसका पादरी है, तो वो भी औपचारिक नेतृत्व का ही एक उदाहरण है। लेकिन अनौपचारिक नेतृत्व अर्थात गांव में जैसे खेल कूद के एक छोटे सा दल है बच्चों का, उसका भी कोई एक नेता होगा लेकिन उसको बाकायदा चुना नहीं गया है। तो सामुदायिक कार्यकर्ता को इन दोनों प्रकार के नेतृत्व को ध्यान में रखना होगा, खास तौर से उस नेतृत्व को जो कि अनौपचारिक है, क्योंकि ये लोग भी अपने समुदाय में काफ़ी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं। प्रजातांत्रिक को तानाशाह में ये तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं, ये हमको समुदाय में प्रजातांत्रिक नेतृत्व को बढ़ावा देना है, तानाशाही से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और स्वतंत्र और अनुगामी में अच्छा नेता वो माना जाता है जो कि समुदाय के हित में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है, न कि जो समुदाय चाहता है उसके पीछे पीछे वो चले। नेता वो जिसके पीछे लोग चले, नेता वो नहीं जो लोगों के पीछे चले। तो ये तो एक विभाजन हुआ। अब आइए देखें हम कि आदर्श नेता के क्या गुण होते हैं और सामुदायिक संगठन में हमको किस प्रकार के नेताओं की आवश्यकता है। पहला, नेता समूह के लिए होना चाहिए, समूह उसके लिए नहीं होना चाहिए। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने अनुयायियों का शोषण करते हैं और शोषण करते हुए अपनी जो उसकी स्थिति है, परिस्थिति, उसको बढ़ाते जाते हैं। कई प्रकार के लाभ लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें आर्थिक लाभ भी हो सकता है, राजनीतिक लाभ भी हो सकता है।
ऐसा नेता हमारे काम का नहीं है। नेता वो जो अपने जिसमें जितने गुण हैं उनका पूरे का उपयोग अपने समूह के सदस्यों के विकास के लिए, उनके हित के लिए करे। तो अपने काम में जिस प्रकार के नेताओं को हमको अपने साथ लेना है, उसमें पहली कैटेगरी इन नेताओं की है जो अपने समूह के प्रति, अपने समुदाय के प्रति समर्पित हैं। दूसरा, हमको ऐसा नेता चाहिए समुदाय में जिसके सामने उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। हम गांव में कुआं भी बना लें, सड़क भी बना लें, स्कूल भी खोल लें, 4-6 लक्ष्य उसके सामने और उसको पता ही नहीं है कि इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। एक नेता कहते हैं साहब सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएं, अर्थात उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। इस प्रकार का नेता हमारे लिए सहायक होगा। तीसरा, दूरदर्शी। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि हाथियों के झुंड का जो नेता होता है, बाकी हाथी चढ़ते रहते हैं लेकिन वो चारों तरफ निरंतर निगाहें दौड़ाता रहता है और जहाँ भी उसको खतरे का आभास होता है कि अपने दल के हाथियों को लेकर के वहाँ से वो निकल जाता है। तो नेता को ये चाहिए कि दूर से अगर कोई संकट आने वाला है उसके लिए सावधान हो जाए, अपने समूह को सावधान कर दे, या दूर से उसको देखने पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर मिलने वाला हो जो कि समूह के हित में हो, उसका कैसे लाभ उठाया जाए ये समूह को बता दे। अर्थात भविष्य की दृष्टि उसकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। नेता ऐसा हो जो लोगों को प्रेरणा दे। और जैसे कि नेतृत्व की एक परिभाषा में कहा भी गया है कि कई बार ऐसे ताकतवर नेता होते हैं कि जो प्रेरणा दे दे करके लोगों से ऐसे काम भी करवा लेते हैं जिन्हें लोग करना नहीं चाहते। गांधी का उदाहरण मैंने आपको दिया था कि लोग पहले जेल जाने से डरते थे, लेकिन गांधी के रंग में ऐसे लोग रंग गए कि जेल जाने में उनको कोई गुरेज नहीं रहा। उसके बाद एक अच्छा नेता पक्षपात से मुक्त होता है। अगर उसने साइड लेना शुरू कर दिया तो एक गुट विशेष का, एक दल विशेष का तो विश्वास प्राप्त कर लेगा, लेकिन बाकी समुदाय से वो दूर हो जाएगा, समुदाय का उसके प्रति विश्वास हिल जाएगा। इसलिए एक अच्छा नेता पूरे समुदाय के साथ में तादाद में स्थापित करता है, उनके साथ मिलकर के रहता है। उसके अनुयायी सभी धर्मों के, सभी भाषाओं को बोलने वाले, सभी वर्गों के होते हैं। यही एक आदर्श नेता का गुण होता है। ये तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं कि एक अच्छा नेता समुदाय का वो ईमानदार हो, जनता जो पैसा उसके हवाले करे, जनता को ये संदेह न हो कि इस पैसे का दुरुपयोग होगा, और नेता का सच्चरित्र होना भी आवश्यक है। तभी लोगों का विश्वास उसमें पूरी तरह से जमेगा और जो वो कहेगा लोग उसको करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएंगे। नेता को एक अच्छा समन्वयकर्ता और नियोजक भी होना चाहिए। अर्थात लाख उसकी कोशिशों के बावजूद समुदाय के विभिन्न गुटों में मतभेद हो सकते हैं, तो उसको सभी को इकट्ठा करके कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो कि सबको मंजूर हो। समन्वय का मतलब यही है कि उनके मतभेदों को दूर कर जो उनके कॉमन पॉइंट्स है जिस पर कि सब राजी हैं, उनके आधार पर योजना बना करके और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और इस नेता को एक अच्छा प्लानर भी होना चाहिए, योजना निर्माता भी होना चाहिए। अर्थात लक्ष्य तो तय हो गया कि हमको स्कूल बनाना है गांव में, लेकिन स्कूल बनाने के लिए क्या क्या करना होगा उसका प्लानिंग भी तो उसको करते हुए आना चाहिए। तो एक अच्छे नेता में ये गुण भी होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन करे, समन्वय करे और प्लानिंग करे, अर्थात नियोजन करे। और अंत में एक जो विशेष गुण नेतृत्व में चाहा गया है विशेषज्ञों के द्वारा, उसको कहा गया है दैट ही शुड बी ए ट्रबल शूटर। संकट मोचक, क्राइसिस आ जाए, विपत्ति आ जाए पूरे समूह के ऊपर, पूरे गांव के ऊपर, पूरे शहर के ऊपर, नेता को बिना विचलित हुए जो उचित है वो करना चाहिए, अंधेरे में लोगों को रास्ता बताना चाहिए। तो ये नेता का एक सबसे बड़ा गुण होता है कि किस प्रकार से उस विपत्ति से निकला जाए और कैसे अपनी एकता को मजबूत रखते हुए उस विपत्ति से बाहर निकला जाए। अब आइए एक और मनोरंजक चर्चा पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आमतौर पर लोग कहते हैं कि नेता तो जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। इस बात से समाज वैज्ञानिक सहमत नहीं है। ये सही है
कि कुछ नेता जन्मजात होते हैं, जैसा नेपोलियन था, उसने लीडरशिप की ट्रेनिंग का कोई विशेष सत्र अटेंड नहीं किया था उसने, लेकिन आगे चल करके उसने साबित कर दिया कि वो एक स्वाभाविक नेता, एक नेचुरल लीडर है। लेकिन नेपोलियन या गांधी, इस तरह के लोग तो अपवाद होते हैं। हमको अपने समुदाय में आम तौर पर समुदाय में से ही लोगों को चुन करके ऊपर लाना है और उनको नेतृत्व के लिए प्रोत्साहित करना है, विकसित करना है। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ खास तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं और वो ये मानते हैं कि प्रशिक्षण के आधार पर भी नेता तैयार किए जा सकते हैं। आइए देखें कि उसकी टेक्निक्स क्या क्या उसके तरकीबें हैं, तकनीकें क्या क्या हैं। सबसे पहला तो ये कि आमतौर पर आपने शायद देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कि नेतृत्व के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें वार्ताएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं और इनमें जो लोग उभर करके आते हैं उनको और प्रोत्साहित किया जाता है। इनमें जो लोग बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे रह जाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देकर के आगे लाया जाता है। इन प्रशिक्षण शिविरों में पाठ्य सामग्री सहभागियों को दी जाती है। इसमें उन बातों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने नेतृत्व के गुण विकसित कर सकता है। आजकल तो किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग हो, ऑडियो विजुअल एड्स का उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। दृश्य श्रव्य साधन अर्थात टेलीविज़न, फिल्में, कठपुतलियाँ, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, क्लिप चार्ट, ऐसे अनेक साधन हैं जिनको इस्तेमाल करके हम नेतृत्व के गुण लोगों में विकसित कर सकते हैं। एक और तरकीब है अवलोकन, अर्थात एग्रीकल्चर कॉलेज में आपने अगर जानकारी हो आपको, तो जो नई नई टेक्निक्स आती हैं, नए नए बीज आते हैं, खाद आती है, नए यंत्र आते हैं, तो एग्रीकल्चर कॉलेज के साथ में बड़े बड़े खेत जुड़े हुए होते हैं और उनमें डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए उन नए बीजों को उगाया जाता है, नई सामग्री का उपयोग किया जाता है, नई खाद दी जाती है और इसमें किसानों के दलों को लाया जाता है और उनको दिखाया जाता है कि देखिए भाई, अमुक नया बीज आया है, इसमें इस तरह का फसल है। पहले आप 1 एकड़ में मान लीजिए 10 क्विंटल फसल लेते थे, इस नए बीज से 1 एकड़ में आप 20 क्विंटल फसल ले सकते हैं। तो जो अलग अलग गाँव से किसान लोग आए हैं वो अपने अपने गाँव में जा कर के उन नए बीजों का या उन तकनीकों का प्रचार प्रसार करेंगे और इस तरह से भी नेतृत्व उनको मिल सकता है। केस स्टडी ये भी एक तरीका है, अर्थात एकल अध्ययन। किसी एक व्यक्ति का विकास एक साधारण से कार्यकर्ता में, एक बड़े नेता में कैसा हो गया, कैसे वो साधारण इससे एक साधारण किसान होते होते प्रदेश का अमुक पार्टी का अध्यक्ष बन गया या एमएलए हो गया, ये केस स्टडी भी लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी हो सकती है। तो ऐसे उदाहरणों का संकलन भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में रखा जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। और एक और तरकीब है जिसको हम लोग कहते हैं रोल प्ले या भूमिकाओं का निर्वहन। आमतौर पर ऐसे शिविरों में, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक समस्या दी जाती है और लोगों को कहा जाता है, 5-6 लोगों का एक गुट होता है, कहते हैं कि आप इसमें सरपंच हैं, आप पंच हैं, आप विशेषज्ञ हैं, बताइए आपके गांव में समस्या ये आ गई है, इसका समाधान आप कैसे निकालेंगे। और आसपास उनके जो श्रोता और दर्शक समूह बैठा रहता है। तो इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया अंतर्क्रियाएँ चलती हैं और लोगों में नया नया सोच पैदा होता है जो कि नेतृत्व के लिए आवश्यक होता है। और अंत में एक तरकीब और है, इसको हम लोग कहते हैं परिस्थितियों का निर्माण। कार्यकर्ता को अगर अच्छे नेता पैदा करना है, विकसित करना है, तो वह ऐसे व्यक्तियों को भी आगे ला सकता है जो नेतृत्व के लिए अपने आप को बिल्कुल योग्य नहीं मानते। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति बहुत शर्मिला है, संकोची है, लेकिन गाता बहुत अच्छा है, लेकिन उस गांव में कोई ऐसी कोई मंडली नहीं है, तो एक मंडली का निर्माण किया कार्यकर्ता ने और उसमें भजन या इस तरह के गीत धीरे धीरे उस कार्यकर्ता की उस गुण को लोगों ने पहचाना और आगे चल करके उस भजन मंडली का मुख्य गायक या नेता बन गया। तो कार्यकर्ता ने ऐसी परिस्थिति बना ली कि जिसमें उसको नेतृत्व करने का अवसर मिला। तो ये हुआ उन प्रशिक्षण शिविरों का एक विवरण जिनमें अलग अलग तरकीबों का उपयोग करके हम नेतृत्व विकसित कर सकते हैं। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है
कि इसकी मुख्य जिम्मेदारी सामुदायिक कार्यकर्ता की होती है। नेतृत्व को इतना महत्व क्यों दिया जाता है सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में? उसका भी कुछ कारण है, वो मैं आपको स्पष्ट करूं। सबसे पहले तो नेतृत्व जो है वो संचार का माध्यम होता है। अर्थात मान लीजिए आपने ग्राम विकास समिति बना ली और गांव के चुने हुए 8-10 लोग उसमें आ गए। अब आप अपनी समिति में जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उस समिति के सदस्य जो कि नेता हैं अपने अपने समूहों के अपने अनुयायियों को जाकर के बताएंगे। अनुयायी जो चाहते हैं वो समिति को बताएंगे। उसी तरह से इनके माध्यम से जनमत और जनसहयोग तथा जन प्रेरणा भी पैदा की जा सकती है। विपत्ति के समय इनका सहयोग लिया जा सकता है। ये नेता लोग संसाधन जुटाने में सहायक हो सकते हैं और मूल्यांकन तथा समीक्षा में भी इनका भली भांति उपयोग किया जा सकता है। और अंत में ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा फिर से एक बार कि कार्यकर्ता और नेता में बहुत अंतर होता है। जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा था, कार्यकर्ता बाहरी आदमी है, समुदाय का रहने वाला नहीं है, जबकि नेता समुदाय का ही निवासी है। कार्यकर्ता वेतनभोगी है, प्रशिक्षित है, व्यावसायिक है, जबकि नेता न तो वेतनभोगी होता है, न ट्रेंड होता है, न व्यावसायिक होता है। कार्यकर्ता निर्णय नहीं लेता, निर्णय तो नेता लेता है, लेकिन उस निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो केवल सहायता देता है। कार्यकर्ता पूरे समुदाय का होता है, नेता किसी गुट विशेष का हो सकता है। कार्यकर्ता तटस्थ होता है, राजनीति से दूर होता है, लेकिन नेता राजनीति में लिप्त भी हो सकता है। और अगर जरूरी हो तो कार्यकर्ता को अपनी भूमिका को नेता और जनता दोनों के सामने स्पष्ट करने की आवश्यकता भी हो सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामुदायिक प्रक्रिया में नेतृत्व का क्या महत्व है, नेता कौन हो सकता है और कार्यकर्ता तथा नेता की भूमिकाओं में क्या अंतर होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में नेतृत्व। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर S.R. बिल्लोरे। उद्घोषिका थी अनुराधा गोस्वामी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।